हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एच डी एजुकेशन पे। आज हम बात करेंगे सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मोस्ट के आगे अगर आप एक और मोस्ट लगा सकते हैं तो भी सही है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जिसे अल्बर्ट बांडुरा साहब ने दिया था। यानी कि यह सिद्धांत का प्रतिपादन, सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन अल्बर्ट बांडुरा ने किया था। यह जो टॉपिक है या जो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है, यह सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछने को मिलते हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल पर देखने को मिले या अपर प्राइमरी जूनियर लेवल पे। एक या दो क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए जरूर मिल जाते हैं। तो यह जो टॉपिक है यह सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, इसके साथ साथ यह सीटेट के साथ साथ यह यूपी टेट, एस टेट, केवीएस, एनवीएस और अन्य जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं जिसमें सीडीपी से रिलेटेड जो जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं, जिसमें भी सीडीपी पूछा जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट पूछा जाता है, उसमें सामाजिक अधिगम का यह जो सिद्धांत है, अल्बर्ट बांडुरा जी का यह जो सिद्धांत है, यह जरूर पूछा जाता है। तो आप किसी भी शिक्षक भर्ती की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसे एक बार जरूर ध्यान से पढ़िएगा और पूरा वीडियो शुरुआत से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके जो जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी फ़ायदा पहुंचे। तो चलिए हम शुरू करते हैं सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है, इसके प्रस्तुतकर्ता अल्बर्ट बांडुरा साहब थे। इन्होंने यह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अल्बर्ट बांडुरा का जन्म 4 दिसंबर 1925 को कनाडा में हुआ था। यानी कि जो अल्बर्ट बांडुरा नामक जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इनका जन्म 4 दिसंबर 1925 में कनाडा में हुआ था। बांडुरा द्वारा, यानी कि जो अल्बर्ट बांडुरा हैं, इनके द्वारा सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इस सिद्धांत में स्वनिर्देशित अधिगम के प्रत्ययों को प्रमुख स्थान दिया गया है। यानी कि यह जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में स्वनिर्देशित, यानी स्व का मतलब स्वयं होता है, निर्देशित का मतलब निर्देश देना होता है। तो जो स्वयं से जो भी निर्देश दिए जाते हैं उनके अधिगम के प्रत्ययों को प्रमुख स्थान दिया गया है। यानी कि जो कुछ भी आप स्वयं के द्वारा कर रहे होते हैं, बस उन्हीं के द्वारा वो जो अधिगम होता है उसके जितने भी प्रत्यय होते हैं उनको ही इम्पोर्टेंस इस सिद्धांत के अंतर्गत दी गई है, उनको ही इम्पोर्टेंट माना गया है। यह किसने कहा है, या ऐसा मानना बांडुरा साहब का है जिन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अब हम आगे पॉइंट पे बात करते हैं। इस सिद्धांत के समर्थक इस बात पर बल देते हैं कि जो कुछ भी सीखते हैं उसका अधिकांश भाग हम दूसरों को देखकर तथा दूसरों की बातों को सुनकर सीखते हैं। यानी कि ये सिद्धांत के जितने भी समर्थक हैं, जो भी सामाजिक अधिगम सिद्धांत को सही मानते हैं या उनका समर्थन करते हैं, वे इस बात पर बल देते हैं, उनका यह मानना होता है कि हम जो कुछ भी, यानी कि जो मनुष्य हैं वो जो कुछ भी सीखता है उसका अधिकांश भाग, यानी कि उसका आधे से ज़्यादा जो भाग होता है वह हम दूसरों को देखकर तथा दूसरों की बातों को सुनकर सीखते हैं। जैसे कि अगर कहा जाए, जैसे कुछ मनुष्य होते हैं कुछ कार्य करना नहीं जानते होते हैं तो वो दूसरे को करते हुए देखते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से वो करना सीखना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार वो चाहते हैं कि हम भी उसी प्रकार करें। जैसे उदाहरण के स्वरूप मान लीजिए कोई बहुत ही अच्छे कपड़े पहना हुआ है, तो आप उसको देखते हैं तो सोचते हैं कि काश मैं भी इसकी तरह से इतनी ही अच्छे कपड़े पहनूं, तो ठीक आप उसी प्रकार के कपड़े लेकर के आते हैं और उसी प्रकार के कपड़े पहनते हैं। तो यह जो सिद्धांत है, इसके जो समर्थक हैं वह यही मानते हैं कि हम जो कुछ भी सीखते हैं उसका अधिकांश भाग जो होता है हम दूसरों को देखकर तथा दूसरों की बातों को सुनकर सीखते हैं। छोटे छोटे बच्चे प्रारंभ से ही दूसरों के व्यवहारों को ध्यानपूर्वक देखना शुरू कर देते हैं। यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो प्रारंभ से ही, यानी कि जब से वो जानना पहचानना लगते हैं, तब से ही वो दूसरों के व्यवहारों को देखते हैं और वो उसको ध्यानपूर्वक क्या करते हैं, देखना शुरू करते हैं। और ठीक उसी प्रकार से वो विभिन्न प्रकार के कार्यों को करना चाहते हैं और वो करते भी हैं ठीक उसी तरह से। जैसे मान लीजिए कि जो बालक है उसको ब्रश करना है, तो वो पहले देखता है कि जो हमारे मम्मी या पापा हैं वो किस प्रकार से ब्रश कर रहे हैं, कैसे वो ब्रश करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से वो धीरे धीरे ब्रश करने की कोशिश करता है। फिर वो देखता है कि जो हमारे माता पिता हैं वो कैसे बोल रहे हैं, कैसे खाना खा रहे हैं, चम्मच से खा रहे हैं कि हाथ से खा रहे हैं, तो ठीक उसी प्रकार से वो चम्मच से या हाथ से खाने का प्रयास करता है। तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो प्रारंभ से ही दूसरों के व्यवहारों को ध्यानपूर्वक देखना शुरू कर देते हैं, यानी कि उनको ध्यानपूर्वक
देखते हैं और ठीक उसी प्रकार से वो कार्यों को करना भी शुरू करते हैं। तो यह ऐसा किसका मानना है? ऐसा मानना है सामाजिक अधिगम सिद्धांत के जितने भी समर्थक हैं उन लोगों का। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यह बालक है ठीक उसी प्रकार से क्रियाएं कर रहा है, देख कर क्रिया कर रहा है जैसे इसकी जो मम्मी है, जो माता हैं वो कर रही हैं। जिस प्रकार इसकी जो माता हैं वो नाक के ऊपर उंगली रखी हुई है, ठीक उसी प्रकार से उनको देख कर ही, उनको अवलोकन करके ही यह जो बालक है यह भी उसी प्रकार की क्रियाएं कर रहा है। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं या जो समर्थक हैं उनका मानना है कि मनुष्य जो भी क्रियाएं करता है उनमें से अधिकांश जो क्रियाएं होती हैं वो दूसरों को देख कर ही करता है। अगली पॉइंट पे बात करते हैं। अगला पॉइंट है, यह सिद्धांत अवलोकन अथवा नकल करके सीखने पर बल देता है। यानी कि यह जो सिद्धांत है वह अवलोकन यानी कि दूसरों को देखकर अथवा नकल करके, यानी कि नकल करना के मतलब क्या होता है? नकल करने का मतलब होता है दूसरों को देखकर स्वयं उसके जैसी ही क्रियाएं करना। तो यह जो सिद्धांत है वह नकल करके या अवलोकन करके सीखने पर बल देता है। यह बताता है कि कैसे हम मॉडलिंग, पुनर्बलन अथवा दंड के माध्यम से अधिगम प्राप्त करते हैं। यानी कि यह जो सिद्धांत है यह बताता है कि कैसे हम मॉडल प्रस्तुत करके या पुनर्बलन प्रस्तुत करके अथवा दंड के माध्यम से, दंड के माध्यम से मतलब जैसे कि कोई टीचर है अगर किसी दूसरे बालक को दंडित कर रहा है तो उसको देख करके जो दूसरा बालक है वो यह देख करके खुद अनुशासित हो जाता है कि कहीं हमें भी दंडित ना किया जाए। तो उसको देख करके वो अनुशासित हो रहा है, तो वो क्या नकल ही तो कर रहा है, अवलोकन ही तो कर रहा है कि हमें इसकी जैसी क्रियाएं नहीं करनी चाहिए वरना हमको भी दंडित किया जाएगा। तो वह स्वयं के जो भी स्वभाव होते हैं उनमें वह सुधार करना शुरू कर देता है। तो वह अवलोकन करके अथवा नकल करके ही ये सब क्रियाएं करता है। तो यह सिद्धांत बताता है कि कैसे हम मॉडलिंग, पुनर्बलन अथवा दंड के माध्यम से अधिगम को प्राप्त करते हैं। अब हम अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अगला पॉइंट है, यह जो सिद्धांत है इस बात पर बल देता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए रोल मॉडल है। यानी कि यह जो सिद्धांत है वह इस बात पर बल देता है या इस बात से हमको जागृत करवाता है या इस बात से हमें पहचान करवाता है कि जो सामने वाला व्यक्ति यानी जिसको हम अवलोकन कर रहे हैं, जिसका हम अवलोकन कर रहे हैं, जिसको हम देख करके क्रियाएं कर रहे हैं, वह व्यक्ति हमारे लिए रोल मॉडल है। रोल मॉडल तभी तो कहा जाएगा क्योंकि उसके जैसी ही हम क्रियाएं कर रहे हैं, उसकी कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिसको हम पसंद कर रहे हैं तो हम उसके जैसा करना चाह रहे हैं। तो जब हम कर रहे हैं तो उसको हम रोल मॉडल मान रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ यह हमारे खुद की सोच, विश्वास, अपेक्षा, स्वयं का नियमन, तुलना एवं निर्णय भी अधिगम के लिए आवश्यक है। लेकिन रोल मॉडल मानने के साथ साथ ही हमारी जो खुद की सोच होती है कि हमको जो दूसरे से सीखना है या दूसरे का जो भी नकल करना है, अवलोकन करना है, तो उसमें कौन सी अच्छी बातें हमको लेनी है या कौन सी बुरी बातें हमको लेनी है, इसके बारे में खुद की सोच होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, स्वयं का नियमन होना चाहिए। यानी कि हम तुलना कर सकें एवं निर्णय ले सके कि क्या सही है और क्या गलत है, जिनको हमको जो दूसरे के अंदर जो भी हैं उनको अपने अंदर समाहित करना है। तो एवं निर्णय भी अधिगम के लिए आवश्यक है। यानी इत्यादि की जो भी बातें हैं यह भी अवलोकन के साथ साथ ये सब भी पॉइंट्स अधिगम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए बांडुरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत को सामाजिक ज्ञानात्मक सिद्धांत का नाम दिया है। यानी कि ये सब जो भी बातें होती हैं या सब जो बातें इंक्लूड होती हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत में, इसीलिए जो बांडुरा हैं इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत को दूसरे अन्य नाम जिसे सामाजिक ज्ञानात्मक सिद्धांत का भी नाम दिया है। तो अगर पूछा जा सकता है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसे सामाजिक ज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, सिद्धांत के अन्य नाम। यानी जो भी सिद्धांत है इनके अन्य नाम क्या क्या है। यानी कि यह जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है इसे हम अन्य कौन कौन से नामों से जानते हैं। तो इसे हम सामाजिक अधिगम सिद्धांत के नाम से जानते ही हैं। इसे अवलोकन का सिद्धांत भी कहते हैं क्योंकि हम दूसरों को अवलोकन करके उसके जैसी क्रियाओं को देख करके ही क्रियाएं करते हैं। फिर अप्रत्यक्ष आत्मक का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। प्रेरणात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेरणात्मक सिद्धांत इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम दूसरे की जो क्रियाएं हैं उनका हम अवलोकन करके स्वयं कर रहे हैं तो उसके अंदर की जो भी क्रियाएं वो हमको प्रेरणा दे रही हैं, हमको अच्छी लग रही हैं, मुझसे प्रेरित हो रहे हैं, तभी तो उसके जैसी क्रियाएं कर रहे हैं। तो इसीलिए इसे प्रेरणात्मक का भी सिद्धांत कहा जाता है। फिर अगला है निर्देशन का सिद्धांत। निर्देशन का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। और अनुकरण का सिद्धांत, क्योंकि हम उसकी अनुक्रियाएं उसके जैसे कार्य कर रहे हैं, उसको देख करके कार्य कर रहे हैं, तो इसे अनुकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगले पॉइंट पे अगर हम बात करें, अगला पॉइंट है सामाजिक अधिगम सिद्धांत को व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है।
यानी कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा, याद भी बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ये लाइन पेपर के लिए समझ लो बनने ही वाली है। जो सीटेट का पेपर होने वाला है समझ लो ये बन के रखी हुई है लाइन। क्यों, कैसा क्वेश्चन बन सकता है? क्वेश्चन ये बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है यह व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा और इसको अपने दिमाग में एकदम फिट कर लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से अच्छा ये याद रहे और आपका जो 1 नंबर है वो कहीं ना जाए। हमारे समझाने का मतलब यही है कि आप अधिक से अधिक जो नंबर हैं वो प्राप्त करें, आप सीटेट में अधिक से अधिक जो नंबर है वो गेन कर पाएँ अच्छे से, एक ही बार में आपका जो सीटेट है वो क्वालिफाई हो जाए। तो इससे अच्छी और कौन सी बात हो सकती है। तो जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ आप उन पॉइंट्स को अंडरलाइन करते चले जाइए और उनको आप अपने माइंड में एकदम फिट कर लीजिए, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या कहा है कि जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत को व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है, क्योंकि यह जो सिद्धांत है यह ध्यान यानी कि मोटिवेशन, स्मृति यानी कि अटेंशन, स्मृति जो मेमोरी होती है, जो अटेंशन होती है, और जो प्रेरणा होती है, ठीक है, और जो प्रेरणा होती है यानी कि जो मोटिवेशन होता है, तीनों को संयोजित करता है। यानी कि इन तीनों को संयोजित करता है, एक साथ मिलाता है, तभी तो ये योजक कड़ी कहा जाता है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? ध्यान, ठीक है, यानी कि अटेंशन, स्मृति रहती है इसके अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत ध्यान रहता है, स्मृति रहती है और प्रेरणा, ये तीनों समाहित होते हैं, तीनों संयोजित होते हैं, तभी इसको व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के बीच की योजक कड़ी या कड़ी कहा जाता है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, नोट करके आप ये पॉइंट याद कर लीजिएगा कि जो अल्बर्ट बांडुरा जी हैं इनको प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी कहते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है सीटेट में यहाँ से कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक को प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी कहा जाता है। तो जो अल्बर्ट बांडुरा हैं इनको प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक कहते हैं या व्यवहार संज्ञानवादी कहते हैं। किसको? अल्बर्ट बांडुरा को। ये भी समझ लीजिए लाइन रखी हुई है सीटेट में, तो आप इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। आज अगर आप ये सिद्धांत को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको 3 से 4 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल पे हो या मिडिल लेवल पे हो। यहाँ से क्वेश्चन बहुत फंसते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर उठा करके देखेंगे। फिर अगर हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगला पॉइंट है प्रयोग, यानी कि जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत हैं इस पर अल्बर्ट बांडुरा जी ने किस पर प्रयोग किया था। तो इन्होंने जोकर का अध्ययन किया, गुड़िया का अध्ययन किया यानी गुड़िया पर प्रयोग किया, और बच्चों की टेलीफिल्म का अध्ययन किया, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के प्रयोग इन्होंने किए और सामाजिक अधिगम सिद्धांत को इन्होंने प्रस्तुत किया। आगे हम बात करते हैं कि इन्होंने कैसा प्रयोग किया और किस प्रकार का प्रयोग किया। तो बांडुरा के प्रयोग की अगर हम बात करते हैं तो बांडुरा ने एक बालक पर बोबो डॉल का प्रयोग किया, यानी कि इन्होंने एक डॉल का प्रयोग किया एक बालक के साथ में। इस डॉल का नाम क्या था? बोबो डॉल। डॉल का नाम भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि कौन सी डॉल थी। तो बांडुरा ने एक बालक पर बोबो डॉल का प्रयोग किया। उन्होंने एक बालक को एक बोबो डॉल दी, यानी कि उन्होंने एक बालक को एक बोबो डॉल दी। फिर बांडुरा ने उस बालक को 3 तरह की मूवी दिखाई, यानी कि सबसे पहले अल्बर्ट बांडुरा ने क्या किया, उन्होंने एक बोबो डॉल ली और उसको उन्होंने एक बालक को दिया और फिर उस बालक को उन्होंने 3 तरह की मूवी दिखाई। प्रथम मूवी में सामाजिक मूल्य, यानी कि प्रथम मूवी जो थी वह सामाजिक मूल्य या सोशल वैल्यू पर आधारित थी, यानी कि सामाजिक मूल्य कैसे होते हैं, हमें समाज में कैसे रहना चाहिए इत्यादि सब पर वह जो प्रथम मूवी थी वह आधारित थी, जिसे देखकर बालक बोबो डॉल के साथ सामाजिक व्यवहार यानी सोशल बिहेवियर दर्शाता है। यानी कि जो प्रथम मूवी थी जिसमें सामाजिक मूल्य पर आधारित थी, जो उसको देख करके जो बालक था वो भी जो डॉल थी, जो बोबो डॉल थी, उसके साथ सामाजिक व्यवहार ही करता है। फिर अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, दूसरी मूवी प्रेम पर आधारित थी। फिर उन्होंने बालक को जो दूसरी मूवी दिखाई वह जो दूसरी मूवी थी वह प्रेम पर आधारित थी, जिसे देखकर बालक बोबो डॉल से स्नेह करता है और उसे सहलाता है। यानी जिस प्रकार उसने पहली मूवी देखी जो कि सामाजिक व्यवहार पर आधारित थी, तो उसने डॉल के साथ में सामाजिक व्यवहार के अनुसार कार्य किया। फिर जब उसने दूसरी मूवी देखी जो कि प्रेम पर आधारित थी, उसे देखकर जो बालक था उसने बोबो डॉल से उसी प्रकार प्रेम और स्नेह पूर्वक व्यवहार करता है। फिर तीसरी और अंतिम मूवी जो उन्होंने दिखाई बालक को, तो तीसरी मूवी
मूवी जो कि हिंसात्मक वायलेंट दृश्य से युक्त थी, उसमें विभिन्न प्रकार के हिंसात्मक दृश्य भरे हुए थे, जिसे देखकर बालक बोबो डॉल की गर्दन को तोड़ देता है। यानी कि वो हिंसात्मक मूवी को देख करके उसमें जैसी क्रियाएं हो रही थी हिंसा वाली, ठीक उसी प्रकार की जो क्रियाएं हैं वह जो बालक था वो बोबो डॉल जो थी उस पर दर्शाता है, और उसने जो भी बोबो डॉल थी उसकी गर्दन को या उसे तोड़ देता है। तो आगे हम फिर बात करते हैं। आप यहाँ पे चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, पहले जब पहली मूवी जब उसने दिखाई, बांडुरा ने बालक को दिखाई, तो वह बालक सामाजिक व्यवहार करता है। फिर जो दूसरी मूवी दिखाई गई उसमें प्रेम भावना युक्त थी, तो वह डॉल के साथ में प्रेम भावना प्रस्तुत करता है। फिर जो तीसरी मूवी थी जो कि हिंसात्मक थी, वायलेंट से भरपूर थी, तो उसको देख करके जो बालक था वो क्या करता है, वो हिंसात्मक हो जाता है और बोबो डॉल को तोड़ देता है, उसकी गर्दन तोड़ देता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बच्चे हैं वो उसको तोड़ने के लिए देखो हथौड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे तोड़ रहे हैं, उसे फोड़ रहे हैं, उसे फेंक रहे हैं। तो यह उन्होंने जो तीसरी फिल्म दिखाई थी हिंसात्मक वाली, उसको देख करके ये बालक ये प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं। तो यह था बांडुरा का प्रयोग। आगे बात करते हैं, इस प्रयोग के आधार पर बांडुरा साहब ने निष्कर्ष क्या निकाला, यानी कि कंक्लूजन इन्होंने क्या बताया। इस प्रयोग के आधार पर बांडुरा ने यह निष्कर्ष निकाला कि छोटे बच्चों को यह नहीं पता होता कि उनको क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए, इसलिए बच्चों के सामने हमेशा आदर्श व्यवहार के प्रतिमान या आइडियल मॉडल ही प्रस्तुत करने चाहिए। यानी कि ये बहुत ही अच्छी बात इन्होंने निष्कर्ष के द्वारा निकाली बांडुरा साहब ने। इन्होंने ये बताया इस प्रयोग के आधार पर कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटे बालक होते हैं, उनको यह बिल्कुल ही पता नहीं होता है, उनको यह इसका बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है कि उनको क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए। यानी वो ये नहीं जानते कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसीलिए बच्चों के सामने हमेशा आदर्श व्यवहार यानी कि अच्छे व्यवहार, अच्छी क्रियाएं जो होती हैं वो क्रियाएं उनके सामने प्रस्तुत करने चाहिए, ताकि जो बालक हैं उनके अंदर आदर्श व्यवहार प्रस्तुत हो सके और एक वो अच्छे नागरिक बन करके बाहर निकले। ऐसा नहीं है जिस प्रकार उन्होंने तीसरा प्रयोग किया था, उन्होंने हिंसात्मक मूवी दिखाई थी। अगर ऐसे प्रकार के अगर आप मॉडल प्रस्तुत करेंगे तो जो बालक होंगे वो आगे चल करके हिंसात्मक प्रवृत्ति के हो जाएंगे, जो कि समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण साबित नहीं होगा। तो ये इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बालक जो कि छोटे होते हैं उनको यह ज्ञात नहीं होता है कि उनके लिए क्या अच्छा है, तो उनको अच्छा सीखना है, उनके लिए क्या बुरा है तो क्या बुरा सीखना है, ये उनको बिल्कुल भी ज्ञात नहीं होता है। इसलिए बच्चों के सामने हमेशा आदर्श व्यवहार ही प्रस्तुत करने चाहिए, यह इन्होंने इस सिद्धांत के द्वारा निष्कर्ष निकाला। आगे हम बात करते हैं सीखना कैसे होता है, यानी कि अल्बर्ट बांडुरा साहब ने बताया मतलब कि कैसे बताया कि सीखना कैसे हो सकता है, जो एक बालक होता है वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के द्वारा कैसे सीख सकता है। तो बांडुरा के अनुसार, यानी कि जो अल्बर्ट बांडुरा थे, इन्होंने बताया कि बांडुरा के अनुसार इस प्रकार के सीखने में निम्नलिखित प्रक्रियाएं या चरण सन्निहित होते हैं। यानी कि अल्बर्ट बांडुरा ने बताया कि जो सीखना होता है उनमें निम्नलिखित प्रकार की प्रक्रियाएं या चरण जो होते हैं वो शामिल होते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो चरण बताया वो इन्होंने बताया ध्यान, यानी कि अटेंशन, किसी भी कार्य करने के लिए उस पर ध्यान जरूरी होता है। दूसरा इन्होंने बताया अवधारणा, यानी रेटनेशन, यानी कि अवधारणा, ये दूसरा इन्होंने चरण बताया। तीसरा इन्होंने बताया पुनः प्रस्तुतिकरण, यानी रिप्रोडक्शन, वह प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। चौथा और अंतिम चरण इन्होंने जो बताया वह था पुनर्बलन, यानी कि री इन्फोर्समेंट। इन्होंने ये 4 चरण बताए कि सीखना अगर है तो उन सीखने में ये 4 चरण जो होते हैं वो सन्निहित होते हैं, ये 4 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। अब हम इन चारों प्रकारों को डिटेल से जानेंगे कि आखिर ध्यान, अवधारणा, पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनर्बलन ये सब आखिर कैसे होता है और इनका सीखने में क्या क्या महत्व होता है, ये कैसे रोल अदा करते हैं सीखने में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 पर व्यवहार पर ध्यान देना तथा उसे समझना, यानी कि जो व्यवहार जो कुछ भी होता है उस पर ध्यान कैसे देना है और उसे कैसे समझना है। इस प्रथम चरण पर व्यक्ति विशेष के व्यवहार के अवलोकन के अवसर सीखने वाले को प्रदान किए जाते हैं। यानी जो प्रथम चरण होता है इसमें जो व्यक्ति होता है वो जिसके भी व्यवहार को वो अवलोकित कर रहा है, सीख रहा है, तो उसको अवसर देना चाहिए, अवसर प्रदान करना चाहिए, ताकि वो अधिक से अधिक उन व्यवहारों को देखे और सीख सके। यहाँ पर संपूर्ण व्यवहार या व्यवहार का एक विशेष पहलू विद्यार्थी के ध्यान को आकर्षित करता है तथा तब वह विद्यार्थी के ध्यान का केंद्र बन जाता है। यानी कि इसके अंतर्गत होता क्या है कि किसी भी व्यक्ति का जो बालक होता है जिसको वह अवलोकन कर रहा होता है, जिसकी क्या कहते हैं क्रियाओं को अपने अंदर धारण करना चाह रहा होता है, तो उसका संपूर्ण व्यवहार, उस व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार या उस व्यवहार का कोई एक विशेष पहलू यानी कि कोई एक विशेष कार्य विद्यार्थी को
आकर्षित कर लेता है, विद्यार्थी का जो ध्यान होता है वो आकर्षित कर लेता है, तथा तब वह विद्यार्थी के ध्यान का केंद्र बन जाता है। यानी वह विद्यार्थी सोचता है कि इसके अंदर ये जो गुण है वो अच्छा है, तो हमको ये गुण अपने अंदर भी समाहित करना चाहिए। तो वो जो गुण होता है वो ध्यान का केंद्र बन जाता है और विद्यार्थी को वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। फिर अगले पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है व्यवहार का स्मरण, यानी कि जो कुछ भी उसने व्यवहार किया है उसका स्मरण कैसे करना है, स्मरण कैसे रखना है। इस दूसरे चरण में अवलोकित व्यवहार मानसिक प्रतिबिंब प्रतिबिंब यानी कि मेंटल जो भी इमेज बनती है के रूप में विद्यार्थी के स्मृति पटल में संरक्षित हो जाता है। यानी कि इस जो दूसरा चरण है इसके अंतर्गत जो विद्यार्थी है उसने जो भी व्यवहार को अवलोकित किया है उसको वो क्या करता है, मानसिक प्रतिबिंब बन जाती है उसके अंदर, जो उसके मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर एक प्रतिबिंब या इमेज बन जाती है और वह जो व्यवहार होता है वो विद्यार्थी के स्मृति पटल में संरक्षित हो जाता है, सुरक्षित या सेव हो जाता है। वो व्यवहार जो है उसके मस्तिष्क में सेव या सुरक्षित हो जाता है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, अगला पॉइंट है पुनः प्रस्तुतिकरण, यानी कि जो व्यवहार उसने किया है उसका पुनः सुरक्षित किया है, संरक्षित किया है, उसका पुनः प्रस्तुतिकरण कैसे होगा। इस तीसरे चरण में अवलोकित और स्मृति में संरक्षित व्यवहार का विद्यार्थी द्वारा अपने दृष्टिकोण तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार विश्लेषण किया जाता है। तदुपरांत वह इस व्यवहार को अपनाकर इसका फिर से प्रस्तुतिकरण करता है। यानी कहने का मतलब है कि जो पुनः प्रस्तुतिकरण है इसके अंतर्गत यह तीसरा चरण होता है। इसके अंतर्गत जो बालक होता है उसने जो कुछ भी व्यवहार को अवलोकित किया है और अपने स्मृति में संरक्षित जो भी व्यवहार है उसको अपनी दृष्टिकोण के अनुसार, यानी कि अपने स्वयं के अनुसार उसको अवलोकित करता है कि उसमें क्या सही है क्या गलत है, अपनी आवश्यकता के अनुसार कि इसमें से हमको क्या आवश्यक है उसको धारण करना चाहिए, क्या आवश्यक नहीं है उसको अलग कर देना चाहिए इत्यादि का वह विश्लेषण करता है। और तदुपरांत वह इस व्यवहार को अपनाकर, यानी कि उसको उसके लिए जो आवश्यक होता है उस व्यवहार को अपनाकर वह उसका प्रस्तुतिकरण, यानी कि वैसे ही वो व्यवहार करता है। फिर अगले पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं, अगला और लास्ट पॉइंट है सीखने के अंतर्गत चौथा है अनुकृत व्यवहार का पुनर्बलन, यानी कि पुनर्बलन या री इन्फोर्समेंट कैसे होता है। इस अंतिम चरण में अनुकृत व्यवहार पुनर्बलित होता है, यानी कि यह अंतिम चरण होता है। इसके अंतर्गत जो अनुकृत व्यवहार होता है, जो भी वह व्यवहार करता है वह पुनर्बलित होता है। ऐसा होने पर अनुकृत व्यवहार विद्यार्थी द्वारा अंगीकृत कर लिया जाता है तथा भविष्य में उसके प्रदर्शित होने की निरंतरता बनी रहती है। यानी कि जो भी व्यवहार होता है उसको वह अपने व्यवहार के अंदर समाहित कर लेता है और जो विद्यार्थी होता है वो भविष्य में उसी प्रकार का व्यवहार जो कि उसने अवलोकित किया है, दूसरे से धारण किया है, उसको वह अपने अंदर समाहित कर लेता है या समाहित करने के बाद उसको प्रदर्शित करने की जो निरंतरता होती है भविष्य में वह बनी रहती है। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। बांडुरा ने सामाजिक अधिगम के निम्न कारक जो बताए हैं, यानी कि जो अल्बर्ट बांडुरा हैं इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत के कौन कौन से कारक बताए हैं। इन्होंने बताया है कि जो कारक हैं सामाजिक अधिगम के लिए उनमें प्रेरणा, मोटिवेशन होनी चाहिए, स्वनियंत्रण, स्वयं पे नियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। यानी अगर आप पे सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अच्छे भी व्यवहार अपने अंदर धारण कर सकते हैं और साथ साथ बुरे व्यवहार भी धारण कर सकते हैं जो कि आपके लिए अच्छा साबित नहीं होता है। फिर तीसरा इन्होंने बताया स्वविवेक, यानी कि सेल्फ डिस्क्रिएशन भी होना चाहिए, स्वनिर्णय, सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, यानी कि आप स्वयं से भी निर्णय कर सकें कि हमको इसके अंदर से कौन से व्यवहार अपने अंदर समाहित करना है और कौन से व्यवहार समाहित नहीं करना है, इसका निर्णय भी आपके अंदर होना चाहिए। फिर स्व अनुक्रिया, यानी कि आपने जो कुछ भी उस अपने अंदर धारण किया है दूसरे के व्यवहार को, तो उसकी आप स्व अनुक्रिया भी कर सकें, यानी उस व्यवहार को आप प्रदर्शित भी कर सकें। तो ये इन्होंने सामाजिक अधिगम के निम्नलिखित कारक बताए हैं। अगले पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है शैक्षिक निहितार्थ, यानी कि जो यह सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है जो अल्बर्ट बांडुरा जी ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया है, इसके शैक्षिक निहितार्थ क्या हैं। यानी यह सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में या हमारे दैनिक जीवन के प्रयोग में किस प्रकार सहयोगी है और किस प्रकार हमको मदद प्रदान कर सकता है, कैसे हमको ये सुविधाएं प्रदान कर सकता है। तो बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सामाजिक अधिगमवाद है, यानी कि यह जो सिद्धांत है वो बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला पॉइंट, सामाजिक अधिगम का आधार अनुकरण है, यानी कि जो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है इसका मेन आधार अनुकरण ही है, इमिटेशन, क्योंकि जो बालक होता है वो अवलोकन कर रहा है, अनुकरण कर रहा है, दूसरों को देख करके ही तो सीख रहा है। तो इसका जो इस सिद्धांत का जो आधार है वह अनुकरण के द्वारा सीखना ही होता है, यानी कि वह अवलोकन या अनुकरण है।
फिर बच्चे के सामने आदर्श मॉडल प्रस्तुत करने चाहिए, यानी कि सिद्धांत के कहने का मतलब यह है कि बच्चे के सामने, क्योंकि बच्चा देख करके ही सीख रहा है और बच्चे को यह पता नहीं है कि क्या व्यवहार उसके लिए सही है और क्या उसके लिए सही नहीं है, तो इसीलिए वह बच्चे के सामने हमेशा आदर्श मॉडल ही प्रस्तुत करने चाहिए। फिर अगला पॉइंट, बच्चों के सामने बुरे व्यवहार या अनैतिक मॉडल से बचना चाहिए, यानी बच्चों के सामने बुरे व्यवहार नहीं प्रस्तुत करने चाहिए या जो अनैतिक मॉडल हैं जो मतलब कि बच्चे के व्यवहार को बिगाड़ सकते हैं या बच्चे को अनैतिक बना सकते हैं, तो ऐसे जो मॉडल होते हैं उनको नहीं प्रस्तुत करना चाहिए, उनको प्रस्तुत करने से बचना चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि अल्बर्ट बांडुरा ने जो प्रयोग किया था उसमें उन्होंने जो तीसरा प्रयोग किया हिंसात्मक वाला, उसको देख करके वो बच्चा हिंसात्मक हो गया और उसने जो बोबो डॉल थी उसको उसने तोड़ फोड़ दी। तो अगर आप इस प्रकार के बुरे व्यवहार वाले या अनैतिक मॉडल प्रस्तुत करते हैं तो बच्चा भी बुरे व्यवहार ही प्रदर्शित करेगा। इसलिए हमको बुरे व्यवहार वाले और अनैतिक मॉडलों को प्रस्तुत करने से बचना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है, शिक्षक को उपयुक्त व्यवहार करना चाहिए तथा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह सकारात्मक रूप से जा रहा है, यानी कि बच्चे जो शिक्षक है उसको यह ध्यान करना देना चाहिए कि वह उपयुक्त व्यवहार यानी अच्छा व्यवहार ही बच्चों के सामने प्रस्तुत करें, क्योंकि बच्चा जो है वो शिक्षक को भी अपना रोल मॉडल मान सकता है, तो उसके जैसे भी व्यवहार करने के लिए उसके व्यवहारों को अपने अंदर समाहित कर सकता है। तो इसलिए शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि वह उपयुक्त व्यवहार ही करे ताकि बच्चा वो अच्छे व्यवहार ही ग्रहण कर सके, तथा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वह सकारात्मक रूप है यानी कि पॉजिटिविटी रूप में ही वो सारे कार्य कर रहा हो, ताकि अगर बालक उससे कुछ सीख रहा हो तो वो भी जो भी पॉजिटिविटी हो वही यानी सकारात्मकता ही सीखे। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे जो कि इस सिद्धांत के अंतर्गत शैक्षिक निहितार्थ में या शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते थे। तो ये था आज का हमारा अल्बर्ट बांडुरा साहब का जो सिद्धांत है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इसको हमने बहुत ही डिटेल में और बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसानी से सीखा है, आसानी से समझने का प्रयास किया है। अगर आपको ये जो सिद्धांत है अगर आपको बहुत ही अच्छा लगा हो, अगर अच्छे से आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। और जो कुछ भी वीडियो आपको मिलती है, जो कुछ भी वीडियो आती है, ताकि आपके पास तुरंत पहुंचे, जल्दी से जल्दी पहुंचे और आप सीटेट में बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, एक ही बार में आप सीटेट को क्वालिफाई करें। तो आशा करता हूं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।